नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल न्यू लाइट ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, इतिहास की कक्षाएं चल रही हैं। हमने इतिहास की क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने का मेन रीजन ये है कि क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ अगर थ्योरी क्लास चलेगी तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। इसी वजह से मैं क्वेश्चन सीरीज साथ में चला रहा हूं, क्योंकि उसके प्रश्नों को देख के आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आएगा और थ्योरी क्लास के साथ आप फिर उसको रिलेट करके वो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देगा और आपकी परीक्षा की तैयारी एकदम पुख्ता हो जाएगी। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि मानव का उद्भव और उसकी तरक्की में सामाजिक आर्थिक कैसे कैसे वो आगे बढ़ता गया, कैसे उसने कृषि सीखी, कैसे उसकी सामाजिक अवस्था बदली, ये हमने देख लिया। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल का नंबर आता है। उत्तर वैदिक काल में बाकी तीनों वेदों का, जो हमारे भारतीय संस्कृत में 3 वेद हैं और ऋग्वेद के अलावा, मैंने आपको बताया था सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अलावा बाकी जो तीनों और वेद हैं उनका जिक्र आता है। मतलब वो उन तीनों का उद्भव उत्तर वैदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल में आपका फिर कबीलाई जो चीज थी, ऋग्वैदिक काल में कबीलों में लोग रहते थे, समूहों में रहने लगे थे ना। मैंने बताया था आपको, पहले वो घुमंतु थे, फिर समूहों में रहने लगे, कबीलाई हो गए। ठीक है, कबीलों का मुखिया होता था वो कबीलाई। यहाँ पे फिर आके राज्य का रूप ले लिया। राज्य का रूप ले लिया तो राजा होने लगे। राजा का पद वंशानुगत था। कुछ जगहों पे, जैसे एक वज्र संघ था, कुछ जगहों पे ये छोटे छोटे गणराज्यों के रूप में था, जहां पर आपका वंशानुगत न होके गणतंत्रीय प्रणाली चलती थी। मतलब राजा, आपका वंशानुगत पद नहीं मिलता था कि राजा का पुत्र राजा होगा, वहां पर गणतंत्र का था कि वहां पे राजा चुने जाते थे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में राजाओं में अंतर। उत्तर वैदिक काल में एक कर प्रणाली की भी व्यवस्था आ गई। राजा लोग कर लेने लगे। कर का उद्भव क्यों हुआ? क्योंकि फिर उत्पादन बढ़ गया था, अधिशेष उत्पादन होने लगा था, जिसकी वजह से राजा कर लेने लगे। कर क्या लेते थे? ये अनाज लेते थे या फिर पशु लेते थे। और कहीं कहीं पे लोग अपनी कन्याएं भी राजा को दान में दे देते थे। और जो ये कर की व्यवस्था थी उसको बलि कहा जाता था। ठीक, दूसरा अंतर आया आपका ऋग्वैदिक काल से। तीसरी चीज यहाँ पर नारियों की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी दयनीय हुई। ऋग्वैदिक काल के कंपेयर में, उसकी तुलना में यहाँ पर नारियों की स्थिति थोड़ी सी दयनीय हुई। कैसे? ऋग्वैदिक काल में नारियों को उपनयन का अनुमति था, मतलब नारियों का उपनयन संस्कार होता था। पर यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में नारियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा में कोई रोक टोक नहीं लगा। इनकी शिक्षा दीक्षा होती रहती थी, इनके पढ़ाई पे कोई रोक नहीं लगा। शूद्रों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। ठीक है, उनको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, जो ऋग्वैदिक काल में भी थी। अब चूंकि उत्तर वैदिक काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का जो काल है, उत्तर वैदिक काल में ही आपका लोहे का खोज हुआ, लोहा मिला था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे लिंक में, अब पिछले वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, आप वो वीडियो देखिएगा। लोहे का उद्भव कहाँ हुआ था मैंने आपको बताया था। लोहे का उद्भव हो गया। लोहे के उद्भव होने की वजह से आपका कृषि के औजार बनने लगे। जो कृषि में हल वगैरह यूज होता था, इतने बड़े बड़े हल यूज होते थे कि 6-7 आदमी लग जाते थे उस हल को लेके चलने के लिए। मतलब जानवर के बस का नहीं होता था कि खेत उससे जोत ले, बहुत बड़े बड़े हल बनते थे। तो जब हल बनने लगे, फिर औजार बनने लगे, आपका आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने लगे, इनका व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई। ठीक है, फिर इसकी वजह से ये बड़े बड़े नगरों में रहने लगे, नगरों का आपका उद्भव हो। ठीक है, तो इस वजह से इसको द्वितीय नगरी क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय नगरी क्रांति। द्वितीय नगरी क्रांति क्यों कहते हैं? द्वितीय नगरी क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रथम नगरी क्रांति आपकी ऋग्वैदिक काल में ही हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में कैसे हो गई थी? मैंने आपको बताया था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा।
मैं बार बार आपसे इसलिए कहता हूं कि आप क्रम से देखेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, क्रम से देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता जाएगा और कोई चीज आपसे मिस नहीं होगी। तो इस वजह से इसको द्वितीय नगरीय क्रांति कहते हैं। और इस द्वितीय नगरीय क्रांति में महाजनपदों का उद्भव हुआ, महाजनपदों का उद्भव हुआ। बहुत सारे जनपदों को मिलाकर महाजनपद का उद्भव हुआ। इसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ये 16 में आपका गांधार, कुरु, पांचाल मुख्य महाजनपद थे, जिनका अपना साम्राज्यवाद का फिर उद्भव हुआ। मगध से साम्राज्यवाद का उद्भव हुआ। मगध आगे जाके बहुत शक्तिशाली राज्य बना, जिसका जिक्र मैं आगे आने वाले वीडियोस में करूंगा। तो आइए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परीक्षा की दृष्टिगत जो भी महत्वपूर्ण है वो सारे तथ्य मैंने लिख रखे हैं। इससे पहले मैंने आपको रूपरेखा दे दी है, महाजनपद क्या थे, उनका उद्भव क्यों हुआ। तो परीक्षा की दृष्टिगत जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको समझा भी देता हूँ। प्रश्नोत्तर सीरीज में मैंने इनका जिक्र किया है। जो तथ्य आप अगर इसको थियोरेटिकली पढ़ लीजिएगा तो वो प्रश्नोत्तर फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत अनेक जनपदों में विभक्त था। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, अनेक जनपदों में विभक्त था। 16 संख्या थी, इसी वजह से ये महाजनपद कहलाते थे, जिनमें इन 16 जनपदों के नाम काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्सक, मत्स्य, शूरसेन, गांधार, कंबोज, अवंत। इनमें से बहुत से जनपदों का नाम आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा। वर्तमान में ये कहाँ स्थित है, तब के जो नाम है वो वर्तमान में कहाँ स्थित हैं, आइए देखते हैं। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, आधुनिक वाराणसी, वरुणा और असी के संगम पर, ये दोनों नदियां हैं, इनके संगम पर काशी था। काशी का नाम अभी भी काशी है, वाराणसी जनपद के नाम से वो जाना जाता है, मंडल भी है। कौशल, राजधानी श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश का मध्य उत्तर का क्षेत्र, क्षमा करिएगा, मध्य उत्तर प्रदेश में भी मध्य उत्तर का जो क्षेत्र था वो आपका कौशल जाना जाता था। आपका ये भगवान राम की जन्मभूमि वगैरह ये सब कौशल प्रदेश के अंतर्गत ही आता था। अंग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश, राजधानी चंपानगरी, मगध के पूर्व में। ये 2-3 जो महाजनपद थे, बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद थे, उनमें से एक अंग था। और सबसे महत्वपूर्ण मगध, राजधानी इसकी राजगृह थी, बिहार के गया और पटना के मध्य का क्षेत्र, बिहार के गया और पटना के मध्य का क्षेत्र। वज्र संघ था, वज्र संघ जो था वो 8 छोटे छोटे गणराज्यों का संघ था, 8 छोटे छोटे राज्यों का संघ था। अब इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि परीक्षा में अगर आता है, परीक्षा में ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपका कौन सा ऐसा महाजनपद था जो छोटे छोटे राज्यों का, गणराज्यों का संघ था, तो वो वज्र था। इसकी राजधानी वैशाली थी, आधुनिक बिहार के उत्तर में ये स्थित था। लिच्छवी इसी वज्र संघ के अंतर्गत आते थे। पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि लिच्छवी किस महाजनपद के अंतर्गत आते थे, तो वो वज्र के। मल्ल, राजधानी इसकी कुशीनगर और पावापुरी। 2 राजधानियां क्यों थी? क्योंकि ये 2 भागों में ये विभक्त था। वज्र के उत्तर में ये स्थित था और 2 भागों में ये विभक्त राज्य था। इस वजह से इसकी 2 राजधानी थी, कुशीनगर और पावापुरी। जैसे कहा जाता है कुशीनगर के मल्ल और पावापुरी के मल्ल। कुशीनगर आपका उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से पास में स्थित है, ठीक है। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी सुप्तमती थी, केन नदी के तट पर, आधुनिक बुंदेलखंड। मैंने आपको भूगोल में पढ़ाया है कि बुंदेलखंड वाला एरिया जो है वहां पे केन नदी प्रवाहित होती है। आपने अगर नहीं देखा है तो
लिंक इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, भूगोल के सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसमें रिवर्स वाला पार्ट जाके देखिएगा, नदी वाला पार्ट जाके देखिएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा तो बुंदेलखंड वाला एरिया के बारे में। ठीक है, अगला महाजनपद वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। कौशाम्बी आपका आधुनिक, अभी तो नाम बदल गया, प्रयागराज के पास है, उसी के आसपास का ये क्षेत्र था। कुरु जो है आपका, इसकी राजधानी दिल्ली थी। ये प्रयाग से लेके इसका कुरुक्षेत्र, हरियाणा में कुरुक्षेत्र, वहां तक ये पूरा राज्य फैला हुआ था। ठीक है, पांचाल बहुत ही प्राचीन नाम है, आपने पढ़ा होगा, ऐतिहासिक नाम है। आधुनिक रोहेलखंड तथा गंगा यमुना के दोआब के बीच में विस्तृत जो क्षेत्र है वो पांचाल है। अस्सक, राजधानी इसकी पाटेन थी, गोदावरी के तट पर, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में बाकी जो 15 महाजनपद हैं वो सारे उत्तर भारत में हैं। एक यही जो है महाजनपद है जो आंध्र प्रदेश में है, और यही महाजनपदों में सबसे दक्षिणी महाजनपद है। मत्स्य, राजधानी इसकी विराट नगरी, और ये पूरा राजस्थान में जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र इसमें आता है। अगला महाजनपद सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा, उत्तर प्रदेश में है मथुरा, आपको पता है। मत्स्य के दक्षिण में मतलब राजस्थान के दक्षिण में ही तो पड़ेगा। ठीक है, गांधार, ये कश्मीर में है, आधुनिक कश्मीर और उसके आसपास का क्षेत्र, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। महाभारत में गांधार का जिक्र है। अब आप देखिएगा गांधार का जिक्र महाभारत में क्यों है। काम्बोज, राजधानी राजपुर। कश्मीर, गांधार जो एक पाकिस्तान में जो गांधार का एक हिस्सा है, और पामीर। आखिरी अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी। मालवा, मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो आता है मालवा, उसमें। और परीक्षा के दृष्टिगत मैंने ये भी लिख रखा है कि सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, आपके काम आएगा। और अब मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो क्वेश्चन सीरीज कराई थी वो अब आपको इससे रिलेट करिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी क्वेश्चन सीरीज की, उसे आप जरूर देखिएगा। मैंने आपको प्रथम नगरी क्रांति के बारे में बताया जो ऋग्वैदिक काल था, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, द्वितीय नगरी क्रांति जिसमें फिर महाजनपदों का जिक्र है, कैसे इन्होंने अपनी तरक्की करी, कैसे ये आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते गए, फिर जैसे जैसे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई, फिर विदेशी आक्रांताओं का भारत पे नजर पड़ा, आक्रमण होने लगे, जो मैं अब आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन सीरीज आप रेगुलर देखते रहिए, क्योंकि परीक्षा की तिथि जब भी आ जाएगी तो आपके पास फिर समय नहीं बचेगा। जो गैप मिलता है उसमें आदमी थोड़ा सा निश्चिंत हो जाता है, थोड़ा उसमें ठहराव आ जाता है, वो फिर लापरवाही करने लगता है। तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको एकदम भी लापरवाही नहीं करनी है, अपनी परीक्षा के लिए लगे रहिए। इसीलिए मैं बीच बीच में दोनों क्लासेस लेके चल रहा हूँ, आपका थ्योरी भी और क्वेश्चन सीरीज भी, जिससे आप उसको रिलेट करके पढ़ते रहिएगा, उसको लगा के पढ़ते रहिएगा तो ज्यादा समझ में आता है। क्योंकि मैंने अपने साथ तो व्यक्तिगत रूप से ये देखा है कि मैं पहले क्वेश्चन देख लेता था, उसके बाद अगर थ्योरी पढ़ता था तो वो मेरा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर करती थी, कि मुझे पता भी चल जाता था कि पैटर्न क्या है। वही लेके मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। आपके पास अगर कोई सुझाव होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी पुख्ता होती रहे। धन्यवाद।